हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें उस पर और अपने दोस्तों के साथ उसको ज़रूर बांटें ताकि सभी लोग फ्री एजुकेशन का है लाभ ले सकें। आज हम बात करेंगे इतिहास भाग 7 की, जिसके अंतर्गत हम मौर्योत्तर काल के बारे में डिस्कस करेंगे। मगध साम्राज्य या मौर्य काल के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं आपको इतिहास भाग 6 के अंतर्गत। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उन सभी भागों को आप देखें और इस भाग को भी आप देखें। इतिहास को आप क्रमानुगत तरीके से देखें, जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। चलिए बात करते हैं मौर्योत्तर काल की। तो इस अवधि में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। भारत में कई जो है ऐतिहासिक काल आए, ऐतिहासिक चरण में संक्रमण हुआ। ठीक, इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। इस काल में कई नए वंश आएंगे, जैसे कि आपके शुंग वंश आएंगे, कर्ण वंश आएंगे, इस टाइप के कई वंश आएंगे। और इस अवधि में राजनीतिक अस्थिरता देखी गई। बात करते हैं 3rd नंबर वाले पॉइंट की। तो ये सबसे आईएमपी है। क्वेश्चन बनता है कि राजनीतिक अस्थिरता किस काल में देखी गई, तो वो देखी गई आपकी मौर्योत्तर काल के अंतर्गत। बात करते हैं मौर्योत्तर काल में कुछ प्रमुख राजवंशों की। जैसे कि शुंग वंश की बात करें तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके उसके सेनापति, उसका जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। देखिए, जो भी ये वंश है इनके इस वीडियो में जो भी ये वंश मैं बताऊंगा आपको, उसके संस्थापक को याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उस पे ही क्वेश्चन बनते हैं। चलिए बात करते हैं 2nd नंबर पॉइंट की। तो अपने शासन काल में इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए और पतंजलि जो है उनके पुरोहित थे। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, पतंजलि जो थे किस काल में या किस राजा के पुरोहित बने। बात करते हैं शुंग काल में संस्कृत भाषा तथा हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना भी इसी युग में हुई। इस काल में भी भागवत धर्म का उदय व विकास हुआ तथा वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई। शुंग वंश के अंतिम सम्राट की बात करें तो देवभूति की हत्या करके उसके अमात्य वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की नींव डाल दी। तो यहाँ पे शुंग वंश आपका सम्राट समाप्त हुआ। तो शुंग वंश जो था कि अंतिम सम्राट कौन हुए? देवभूति। स्थापना करी आपकी पुष्यमित्र शुंग ने और अंतिम सम्राट देवभूति थे। बात करते हैं कर्ण वंश की। तो वासुदेव, देखिए जैसे कि आपको कर्ण याद होगा, कर्ण जो महाभारत या उस काल से रिलेटेड है कर्ण, तो यहाँ भी इसको हम कर्ण पढ़ेंगे, कर्ण वंश। तो कर्ण वंश के अंतर्गत उसके वासुदेव यानी श्री कृष्ण। तो वासुदेव पाटलिपुत्र द्वारा जो है राजवंश में कुल 4 राजा हुए, मतलब वासुदेव जो है इनके समझ लीजिए संस्थापक हैं। तो कर्ण वंश के संस्थापक हैं वासुदेव। वासुदेव जिसने 9 वर्ष शासन किया, उसके बाद आए भूमिमित्र, फिर आए नारायण और फिर आए सुशर्मा, जिसे सातवाहन वंश के शासक ने पदच्युत कर दिया। यानी कि सुशर्मा जो है इनको सातवाहन जो उसके जो शासक थे उन्होंने इसको जो है पदच्युत कर दिया। तो ये आपको बस कर्ण वंश में ये याद रखना है। इस पे अभी तक मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखा है कि कर्ण वंश के संस्थापक कौन है, तो वासुदेव। सिर्फ एक ही क्वेश्चन अभी तक मेरे नज़र में है, बाकी आने वाले समय में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट इनके आप याद रखिएगा। बात करते हैं हम आंध्र सातवाहन वंश की। तो इस वंश की स्थापना जो है सिमुक ने की थी। किसने की थी? इस वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन वंश के संबंध में विस्तृत जानकारी मत्स्य व वायु पुराणों में मिलती है। तो क्वेश्चन यहां से ये उठता है कि मत्स्य व वायु पुराण में किस वंश की जो है आपको जानकारी मिलती है, तो वो मिलती है आपको सातवाहन वंश की। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो इस वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति तथा उनके द्वारा शासित प्रदेशों को दक्षिणापथ कहा जाता था। सातवाहन वंश ने लगभग 3 सदियों तक निरंतर जो है विकास किया है। इतने दीर्घ काल तक भारतीय इतिहास के किसी अन्य राजवंश ने गौरवपूर्ण शासन नहीं किया है। यानी कि सातवाहन ने जो है बहुत ही लंबा समय गुजारा है। गौतमी पुत्र सातकर्णी व इस वंश का सर्वाधिक महान शासक था। इसने शकों को पराजित किया। तो क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि शकों को किसने पराजित किया, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद उसका पुत्र वशिष्ठी पुत्र मूल मावी शासक बना। आंध्र प्रदेश पर उसने विजय प्राप्त की तथा प्रथम आंध्र सम्राट की ख्याति अर्जित की। तो यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि प्रथम आंध्र या आंध्र सम्राट की ख्याति किसने प्राप्त करी, तो वो आपके वशिष्ठी पुत्र पुलमावी शासक जो था उसने किया।
यज्ञश्री सतकर्णी इस वंश का अंतिम महान शासक बना। तो आंध्र सातवाहन वंश का अंतिम जो है सम्राट कौन बना? तो यज्ञश्री सातकर्णी जो है बने। इसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाए गए। इनके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं और जो सामुद्रिक व्यापार के लिए प्रति लगाव को प्रदर्शित करते हैं। तो क्वेश्चन यहां से ये उठेगा कि कौन से सिक्के पे जहाज के चित्र बने मिले या किस सिक्के पे जहाज के चित्र मिले। तो ये आपके आंध्र सातवाहन के सिक्कों से जहाज के जो है चित्र बने हुए मिले थे। तो ये आंध्र सातवाहन वंश को हमने यहां पे देखा। बात करते हैं मौर्योत्तर काल में विदेशी कुछ आक्रमण हुए थे। तो आक्रमण की बात करें तो हिंद यवन आक्रमण की बात करते हैं इंडो ग्रीक राज्य के अंतर्गत। तो मौर्योत्तर काल में भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को जाता है। तो क्वेश्चन यहां से यह बनेगा कि मौर्योत्तर काल में भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय किसको जाता है? तो डेमेट्रियस प्रथम को। इसने 183 ईसा पूर्व में पंजाब के कुछ क्षेत्रों को विजित यानी कि जीतकर साकल को अपनी राजधानी बनाया। इसने भारतीय राजा की उपाधि धारण कर और यूनानी यानी कि ग्रीक तथा खरोष्टी लिपियों में सिक्कों का प्रचलन कराया। डेमेट्रियस प्रथम के उपरांत यूक्रेटाइड्रस ने भारत में कुछ क्षेत्रों को विजय कर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई, जो कि वर्तमान में अभी पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। मिनांडर सर्वाधिक प्रसिद्ध यवन शासक हुआ। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में बौद्ध भिक्षु नागसेन और यवन शासक मिनांडर का वार्तालाप संकलित है। भारत में सिक्कों पर राजाओं के नाम व तिथियां उत्कीर्ण कराने की परंपरा यवन शासकों को जो है द्वारा प्रारंभ की गई। मोस्ट आईएमपी फैक्ट क्वेश्चन यहां से उठता है कि भारत में सिक्कों पर राजाओं के नाम व तिथियां उत्कीर्ण या छापने की परंपरा किस के द्वारा लाई गई? तो यवन शासकों के द्वारा प्रारंभ की गई। प्रथम यवन शासकों ने ही लेख वाले सिक्के व स्वर्ण सिक्के प्रचलित करवाए। तो यवन शासकों ने ही लेख वाले सिक्के व स्वर्ण सिक्के चलाए। मिनांडर की बात करते हैं तो मिनांडर की कांस्य मुद्राओं पर धर्म चक्र का चिन्ह अंकित था। क्वेश्चन यहां से बनता है कि धर्म चक्र का चिन्ह किसके शासनकाल में या किस सिक्के पे था? तो कांस्य की मुद्राओं पर और मिनांडर की मुद्राओं पर। जबकि यवन शासकों ने क्या करवाए थे? आपके सोने के सिक्के मतलब लेख वाले सिक्के व स्वर्ण सिक्के जो है प्रचलित। ये सिक्कों वाला जो पार्ट है ये आपको याद रखना है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो हिंद यवन शासकों का याद रखिएगा। बात करते हैं हम शक राज्य की। तो यवन शासकों के बाद भारत में शक राज्य आए, जिन्होंने यवन शासकों से भी अधिक भूभाग पर अधिकार किया। शक 5 शाखाओं में विभक्त थे। प्रथम काबुल में, द्वितीय तक्षशिला में, तृतीय मथुरा में, चतुर्थ उज्जैनी में और पंचम जो है नासिक के अंतर्गत। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा कि शक इनमें से कहां पे नहीं थे? तो इनके अलावा कोई और ऑप्शन मिलेगा आपको। शक शासकों की 2 शाखाएं भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण थीं, जैसे कि उत्तरी क्षत्रप यानी कि तक्षशिला और मथुरा। पश्चिमी के अंतर्गत आएगा आपका नासिक और उज्जैनी, और इनमें पश्चिमी क्षत्रप जो था बहुत ही प्रसिद्ध था, यानी कि नासिक और उज्जैनी बहुत प्रसिद्ध था। पश्चिमी की बात करें तो उधर पे 2 घराने थे, एक था आपके नासिक के अंतर्गत और दूसरा था आपका उज्जैनी के अंतर्गत। सिर्फ आपको ये वाले नाम याद नहीं रखने, ये नहीं पूछे जाते। मेनली आपको मिलेगा नासिक और उज्जैनी के अंतर्गत। ठीक, भूमाक तथा नहपान शतरात घराने से संबंधित थे। ठीक है, बात करते हैं पश्चिमी क्षत्रप की। तो इसका क्या है, जो प्रसिद्ध शासक था वो नहपान था। ये एक प्रसिद्ध शासक था। भारत में शक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो है रुद्रदामन हुआ। ये आपको याद रखना है कि शक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? रुद्रदामन हुआ। यह न केवल अपने सैन्य अभियानों, जबकि विशेषकर सातवाहनों के विरुद्ध के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपने सामाजिक कार्यों के लिए, जैसे कि मौर्यकालीन सुदर्शन झील की मरम्मत। तो क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है कि सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? तो रुद्रदामन ने करवाई थी। इसके लिए इस शक राज्य से एक यही क्वेश्चन सबसे आईएमपी है कि सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो रुद्रदामन ने कराई थी। मोस्ट आईएमपी। 390 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त द्वितीय से मिली पराजय से इस वंश का अंत हो गया। यानी कि शक राज्य का अंत कब हुआ? 390 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है इनका वंश का अंत कर दिया गया। बात करते हैं पल्लव वंश की, जिसको हम पार्थियन राज्य भी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत बात करते हैं तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के पश्चात पल्लव लोगों का आधिपत्य स्थापित हुआ।
जो पार्थेयाई लोग थे उनका मूल निवास जो है ईरान था। भारत साहित्य में इन्हें पल्लव कहा गया। पल्लव वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक जो था गोंदोफर्निस था 20 से 41 ईसा पूर्व के आसपास। इसके शासन काल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आए। पल्लव शासकों के सिक्के पर धार्मीय या धार्मिक उपाधि अंकित है। उन्होंने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो क्वेश्चन यहां से ये बनेगा, सिक्के वाले जो भी पॉइंट आए उनको आप जरूर नोट कर लीजिए, मोस्ट आईएमपी है पूरे सिक्के वाले। पल्लव शासकों के सिक्कों पर क्या अंकित था? तो धार्मिक उपाधि वगैरह अंकित थी, ये एक क्वेश्चन बनेगा। कुषाण राज्य की बात करते हैं तो पल्लवों के पश्चात कुषाणों का भारत में आगमन हुआ। कुषाणी पश्चिमी चीन के गोबी प्रदेश, गोबी यानी कि वहां का डेजर्ट है एशिया का, गोबी प्रदेश में रहने वाले यूची जाति के से संबंधित थे। कुषाण का प्रथम प्रमुख शासक कुजुल कैडफिसस था। इसके प्रारंभिक सिक्कों के मुख्य भाग पर यूनानी राजा हरमियस की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर उनकी अपनी आकृति अंकित थी। तो क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि जो कुषाणों के या फिर जो कुजुल कैडफिसस या कटफिसस जो था उसके द्वारा सिक्के जो चलाए गए थे उस पर किसके छाप मिले? तो यूनानी राजा हरमियस तथा उनकी खुद की आकृति वगैरह भी मिली। कैडफिसस प्रथम के बाद उसका जो पुत्र आया बिम कैडफिसस शासक बना, बिम कैडफिसस। उसके शासनकाल में भारत रोम व्यापार चरमोत्सव, मतलब भारत का रोम से व्यापार बहुत ही ऊंची सीमा में पहुंच चुका था और भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के भी कैडफिसस ने ही चलाए। तो ये मोस्ट आईएमपी फैक्ट कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो कैडफिसस ने जो है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए, या फिर सीधे आएगा कुषाण वंश के द्वारा सोने के सिक्के सर्वप्रथम भारत में चलाए गए। चलिए बात करते हैं कैडफिसस की मृत्यु। तो इसकी मृत्यु जो है कनिष्क कुषाण साम्राज्य का शासक बना, कि मृत्यु के बाद कनिष्क जो है कुषाण का शासक बना और इसने अपने शासनकाल में गांधार, कश्मीर, सिंध एवं पंजाब पर अधिपत्य स्थापित कर लिया। 78 ईसा पूर्व में शक संवत 78 ईसा पूर्व में शक संवत प्रचलित किया। ये मोस्ट आईएमपी फैक्ट है। 78 ईसा पूर्व में जो है कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत शक संवत चालू हुआ। तो क्वेश्चन बनता है शक संवत कब चालू हुआ? तो 78 ईसा ईस्वी में। यह भारत का राष्ट्रीय संवत माना जाता है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि कनिष्क ने किस धर्म को जो है संरक्षण प्रदान किया, तो वो किया आपके बौद्ध धर्म को। चलिए तो यहाँ पे हमने मौर्योत्तर काल का ये वीडियो देखा। अब आपका काम है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarlight, इसको भी आप लाइक कीजिए। और अगर आपको हिस्ट्री का पार्ट बहुत अच्छा लग रहा हो तो आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने चैनल के लिए तो 8815062343 इस मोबाइल नंबर पे आप पेटीएम के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो उतने आप इसके थ्रू अपने चैनल को या आप मुझे, यानी कि आपका स्कॉलर एलाइट जो कि आपके एक ऑनलाइन गुरुजी हैं, आप इनको गुरु दक्षिणा के रूप में जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको फ्री एजुकेशन ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए आप वीडियोस को लाइक कीजिए, देखिए और फ्री एजुकेशन का लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।